15 अप्रैल 1912 की वो स्याह रात, जब इंसानी गुरूर और इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा शाहकार, कभी ना डूबने वाला टाइटैनिक अटलांटिक महासागर की बर्फीली गहराइयों में समा गया। ये सिर्फ एक जहाज के टूटने की कहानी नहीं है, ये उन 2 घंटों और 40 मिनटों की कहानी है जब 1500 से ज्यादा जानें जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। तो चलिए मेरे साथ चलिए उस रात के सफर पर और जानते हैं कि आखिर वो कौन सी गलतियां आम थी जिन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक को जन्म दिया। ये कहानी है एक सपने के सच होने की और फिर उसी सपने के एक भयानक हकीकत में बदलने की। ये कहानी है उस रात की जिसने समंदर के सफर के तौर तरीकों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 20वीं सदी की शुरुआत का वो दौर जब दुनिया तेजी से बदल रही थी, कारखाने आसमान में धुआं उगल रहे थे और इंसान की ख्वाहिशें आसमान छू रही थी। इसी दौर में व्हाइट स्टार लाइन नाम की एक कंपनी ने एक ऐसा सपना देखा जो इससे पहले किसी ने देखने की हिम्मत तक नहीं की थी। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे आलीशान और सबसे महफूज जहाज बनाने का सपना, और उस सपने का नाम था RMS टाइटैनिक। 31 मार्च 1909 को आयरलैंड के बेलफास्ट में 3000 से ज्यादा मजदूरों ने इस सपने को लोहे और स्टील से हकीकत में करना शुरू किया। पूरे 26 महीने दिन रात एक करके जब यह जहाज तैयार हुआ तो दुनिया सचमुच दंग रह गई। सोचिए, 269 मीटर लंबा यानी करीब करीब 3 फुटबॉल मैदानों जितना और 53 मीटर ऊंचा। यह कोई जहाज नहीं, पानी पर तैरता एक शहर था। इसे बनाने में उस वक्त लगभग $7.5 मिलियन लगे थे, जिसकी कीमत आज $200 मिलियन से भी कहीं ज्यादा है। इसकी शान शौकत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इसके अंदर एक ग्रैंड स्टेयरकेस, बड़े बड़े डाइनिंग हॉल, कैफे, स्विमिंग पूल, जिम, यहां तक कि एक तुर्किश बांध भी था। यह उस जमाने के सबसे अमीर लोगों के लिए एक तैरता हुआ महल था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान थी इसकी सेफ्टी। जहाज के निचले हिस्से में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे। इंजीनियरों का दावा था कि अगर इनमें से 4 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाए तो भी जहाज तैरता रहेगा। इसी दावे की वजह से इसे अनसिंकेबल यानी कभी ना डूबने वाला कहा जाने लगा। यह सिर्फ एक टैगलाइन नहीं थी, यह इंसान के खुद पर बरते घमंड का प्रतीक था, और शायद यही घमंड इस कहानी को एक त्रासदी में बदलने वाला था। 10 अप्रैल 1912 इंग्लैंड का साउथहैम्पटन बंदरगाह, हर तरफ जश्न का माहौल था। हजारों लोग अपने प्यारों को विदा करने और इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने आए थे। RMS टाइटैनिक अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर न्यूयॉर्क के लिए निकलने को तैयार था। जहाज पर कुल 2224 लोग सवार थे और क्रू मेंबर्स भी। यात्री 3 क्लास में बंटे थे। फर्स्ट क्लास में दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोग जैसे जॉन जैकब एस्टोर, सेकंड क्लास में मिडिल क्लास के लोग, और थर्ड क्लास में वो आम लोग थे जो एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में अमेरिका का रुख कर रहे थे। हर किसी की आंखों में सपने थे, दिल में उम्मीदें थीं। सफर के शुरुआती कुछ दिन बेहद शानदार गुजरे। जहाज अपनी पूरी रफ्तार से अटलांटिक के शांत पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। दिन में लोग जहाज की सुविधाओं का लुत्फ उठाते और रातें म्यूजिक और पार्टियों में गुजरती। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक खतरा धीरे धीरे करीब आ रहा था। टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटर्स को आसपास के जहाजों से बर्फीले पहाड़ों यानी आइसबर्ग के बारे में लगातार चेतावनियां मिल रही थीं, लेकिन इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया। वायरलेस ऑपरेटर यात्रियों के पर्सनल मैसेज भेजने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने कुछ जरूरी चेतावनियों को कप्तान तक पहुंचाया ही नहीं, और जहाज अपनी 22 नॉट की तेज रफ्तार से उस अंधेरे महासागर में बढ़ता रहा, इस बात से बेखबर कि आगे मौत उसका इंतजार कर रही है। 14 अप्रैल 1912 रात के 11:40 अटलांटिक महासागर का पानी शीशे की तरह शांत था और आसमान में चांद नहीं था, जिससे चारों ओर घना अंधेरा था। टाइटैनिक के क्रोज नेस्ट यानी निगरानी टावर पर 2 पहरेदार, फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली, ठंडी हवा से कांपते हुए दूर तक देखने की कोशिश कर रहे थे। एक छोटी सी
लेकिन जानलेवा गलती ये हुई कि उनके पास दूरबीन नहीं थी। जिस लॉकर में दूरबीन रखी थी उसकी चाबी साउथहैम्पटन में ही छूट गई थी। अचानक फ्रेडरिक फ्लीट को अपने ठीक सामने एक विशाल काला साया नजर आया। वो एक आइसबर्ग था। उन्होंने फौरन खतरे की घंटी 3 बार बजाई और ब्रिज पर फोन करके चीखे, आइसबर्ग ठीक सामने। ब्रिज पर मौजूद फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक ने तुरंत आदेश दिया, हार्ड स्टारबोर्ड, यानी जहाज को तेजी से बाईं ओर मोड़ो और इंजन को उल्टा चलाने का ऑर्डर दिया। जहाज ने मुड़ना शुरू तो किया, पर उसकी रफ्तार और वजन इतना ज्यादा था कि टक्कर को टाला नहीं जा सका। टक्कर बहुत जोरदार नहीं थी। ज्यादातर यात्रियों को बस एक हल्का सा कंपन महसूस हुआ। जो लोग सो रहे थे उनमें से कई की तो नींद भी नहीं खुली। लेकिन जहाज के नीचे कहानी बिल्कुल अलग थी। आइसबर्ग ने जहाज के निचले हिस्से में लगभग 300 फीट लंबी खरोंचें मार दी थी, जिससे 16 में से 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में तेजी से पानी भरने लगा। जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज, जो खुद उस सफर पर थे, ने जब नुकसान का जायजा लिया तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जहाज सिर्फ 4 कंपार्टमेंट में पानी भरने तक तैर सकता था, लेकिन 6 कंपार्टमेंट में पानी भरने का मतलब था कि टाइटैनिक का डूबना तय था और उनके पास मुश्किल से 1 या 2 घंटे का ही वक्त बचा था। कभी न डूबने वाला जहाज अब डूब रहा था। आधी रात होते ही कप्तान स्मिथ ने डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने का हुक्म दिया। वायरलेस ऑपरेटर्स ने CQD और इतिहास में पहली बार नए SOS सिग्नल का इस्तेमाल शुरू किया। इसके साथ ही लाइफ बोट्स को तैयार करने का आदेश दिया गया और यहीं से शुरू हुआ अराजकता और गलतियों का वो सिलसिला जिसने इस हादसे को और भी भयानक बना दिया। सोचिए, टाइटैनिक पर 2200 से ज्यादा लोग थे, लेकिन लाइफ बोट्स सिर्फ 20 थी, जिनमें कुल 1178 लोग ही आ सकते थे। ये उस वक्त के नियमों के हिसाब से भले ही कानूनी था, लेकिन हकीकत में ये नाकाफी था। पहले महिलाएं और बच्चे की नीति तो थी, पर क्रू मेंबर्स को इसकी ठीक से ट्रेनिंग ही नहीं दी गई थी। नतीजा, पहली लाइफ बोट जिसमें 65 लोग आ सकते थे, उसे सिर्फ 28 लोगों के साथ रवाना कर दिया गया। कई नावों को आधा खाली ही उतार दिया गया, क्योंकि यात्रियों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये आलीशान जहाज सच में डूब सकता है। जैसे जैसे जहाज का अगला हिस्सा पानी में समाता गया और डेक का एंगल झुकने लगा, लोगों में भगदड़ मच गई। लेकिन इस खौफ के बीच भी इंसानियत की कुछ मिसालें देखने को मिली। जहाज का बैंड आखिरी पल तक डेक पर खड़ा होकर म्यूजिक बजाता रहा ताकि लोगों का हौसला बना रहे। इस त्रासदी में अमीर और गरीब का फर्क और भी खुलकर सामने आया। फर्स्ट क्लास के डेक से लाइफ बोट तक पहुंचना आसान था, जबकि थर्ड क्लास के यात्री नीचे के डेक के भूल भुलैया जैसे रास्तों में फंसे रह गए, जिनमें से कई रास्ते बंद कर दिए गए थे। यही वजह है कि फर्स्ट क्लास के करीब 60% यात्री बच गए, जबकि थर्ड क्लास के 75% से भी ज्यादा यात्री मारे गए। रात के करीब 2:18 पर एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ जहाज की सारी बत्तियां हमेशा के लिए बुझ गईं। पानी के बेहिसाब दबाव के कारण जहाज का ढांचा अब और नहीं सह सका। एक कान फाड़ने वाली आवाज के साथ टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया। जहाज का अगला हिस्सा तो पहले ही डूब चुका था। अब पिछला हिस्सा कुछ पलों के लिए सीधा हवा में खड़ा हुआ और फिर वो भी तेजी से बर्फीले अटलांटिक में समाने लगा। रात 2:20 पर टक्कर के ठीक 2 घंटे 40 मिनट बाद टाइटैनिक पूरी तरह से समंदर की गहराइयों में गुम हो गया। जो लोग लाइफ बोट्स में थे वे सिर्फ बेबसी से ये मंजर देख सकते थे, लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी वो आवाजें थीं जो जहाज के डूबने के बाद आईं। पानी में गिरे 1500 से ज्यादा लोगों की चीखें रात के सन्नाटे को चीर रही थी। पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी इंसान 15 से 20 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। धीरे धीरे वो चीखें शांत होती गईं और फिर एक भयानक खामोशी छा गई। उस रात 700 से कुछ ज्यादा लोगों को ही बचाया जा सका। सुबह के वक्त
आरएमएस कारपेथिया नाम का जहाज बचाव के लिए पहुंचा और लाइफ बोट्स में कांप रहे बचे हुए लोगों को बाहर निकाला। लेकिन 1500 से ज्यादा जाने उस बर्फीले पानी में हमेशा के लिए खो गए। टाइटैनिक की इस त्रासदी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि इंसानी घमंड पर एक करवा तमाचा था। इस घटना के बाद समुद्री सुरक्षा के नियमों में बड़े बदलाव किए गए। ये जरूरी कर दिया गया कि हर जहाज पर सभी लोगों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स हों, 24 घंटे वायरलेस निगरानी रखी जाए और अटलांटिक में आइसबर्ग पर नजर रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आइस पेट्रोल की स्थापना की गई। 1985 में टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक महासागर में लगभग 3800 मीटर 12500 फीट की गहराई पर खोजा गया। हाल ही में 2022 में हुए एक बड़े प्रोजेक्ट में 7 लाख से ज्यादा तस्वीरों का इस्तेमाल करके मलबे का पहला पूरा डिजिटल 3D स्कैन तैयार किया गया। इस स्कैन ने जहाज के टूटने की प्रक्रिया और डूबने के कारणों पर नई रोशनी डाली है और इस बात की पुष्टि की है कि ये हादसा डिजाइन की कमी से ज्यादा इंसानी भूलों और चेतावनियों को नजरअंदाज करने का नतीजा था। टाइटैनिक की कहानी आज भी हमें अपनी ओर खींचती है। ये हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की ताकत के आगे इंसान कितना छोटा है और कैसे कुछ गलतियां इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक को जन्म दे सकती है। टाइटैनिक की इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है कि इस त्रासदी का सबसे बड़ा गुनहगार कौन था? घमंड, लापरवाही या सिर्फ किस्मत? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको